तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज क्लास 12 का फिजिक्स का आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। ठीक है, यहाँ से पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन की गारंटी मेरी होगी, आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन छांट करके लाया हूँ, कई सालों की मेहनत है, तो इसको पूरा देख कर ही जाइएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं और बहुत ही अच्छे से समझना। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके कम समय में बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए फटाक से जल्दी से। गॉस के प्रमेय को परिभाषित करें और इसका एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी समझाइए। ठीक है, पहला क्या करना है कि इसका प्रमेय लिखना है, जो क्वेश्चन बोलेगा वही करना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें लिखने पड़ने की जरूरत नहीं है, जितना बोला जाए आपसे उतना करिए। ठीक है, गॉस का प्रमेय करना है और इसका एक अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है, तो आइए लिख के देखते हैं हम लोग इसका। ठीक है, आंसर देखिए। आंसर क्या है कि गॉस का प्रमेय यह कहता है कि अब गॉस का प्रमेय क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको दोबारा बोल दीजिए, याद हो जाएगा। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर मौजूद कुल आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, इतना आपको याद हो गया होगा। गॉस कहता है क्या है वो देखिए कि अगर इसके अंदर जितना आवेश होगा उसकी गिनती करेगा। ठीक है मान लीजिए यहाँ पे 3 आवेश है, तो इसके कितने, मान लीजिए यहाँ पे क्यू क्यू क्यू। ठीक है, तो कितने आवेश हो गए, 3 कूलाम। कितने, 3 कूलाम। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश रखा गया तो इसका गिनती नहीं होता। ये किसका कमाल है, गॉस का। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना दीजिएगा। यहाँ पे डी ओमेगा है और यहाँ पे क्या है, कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ई है, वहाँ पे डीएस छोटा सा सरफेस एरिया लिया हम लोगों ने, और यहाँ पे जो थीटा है वो कितना है, डी ओमेगा। डी ओमेगा कितना होता है, डी ओमेगा आपको पता होगा। ठीक है, ये देखिए गणितीय रूप, इसको कैसे लिखते हैं, ई डी ए। क्या लिखते हैं, ई डी ए, जब ये समाकलन हटता है, डॉट प्रोडक्ट हटता है, तो क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा। क्या आता है, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे ई डी ए इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखिए यहाँ पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, डी ए क्या है, सतह तत्व है, क्यू क्या है, बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश। जितना मैंने आपको पहले ही समझाया कि जिसका जितना उसके अंदर होगा उतना ही गिनिएगा, गोले के अंदर, बाहर उसकी गिनती नहीं होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, और म्यू नॉट होता तो इसको बोलते हैं निर्वात की चुंबकीयशीलता। ई नॉट को निर्वात की वैद्युतशीलता और म्यू नॉट को उसका चुंबकीयशीलता। अब इसका अनुप्रयोग देख लीजिए, उसने क्या पूछा था, सिर्फ और सिर्फ नियम पूछा था, उसका अनुप्रयोग पूछा था। ठीक है, यहाँ पे थ्योरम नहीं बोला तो करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अनुप्रयोग देखिए, गॉस के प्रमेय का उपयोग करके किसी लंबे सीधे समान आवेशी तार के चारों ओर विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, कितना भी लंबा तार रहेगा इस तरीके से, तो एक लंबा तार है तो उसके चारों तरफ क्या बना दीजिए, एक गॉसियन पेस्ट बना दीजिए, गॉसियन सरफेस बना दीजिए, और आप इजीली इसका मान क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। ठीक है ना, लंबे से लंबे तार का। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये हर बार ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि एक माइनस की उधर होता है और एक प्लस की इधर होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसके बीच में क्या मान लेते हैं, वो है, इधर दूरी L है और इधर भी दूरी L होता है। ठीक है, पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसके लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब यहाँ पे व्यंजक प्राप्त करना है, वो देखिए। सबसे पहले इसका परिभाषा देख लीजिए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी द्विध्रुव के दो विपरीत आवेशों और उनके बीच की दूरी का गुणनफल होता है। फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, Q इंटू टू एल। क्या होता है, Q इंटू टू एल। दो आवेश होना ही होना चाहिए, और किस तरह का विपरीत आवेश, एक होगा माइनस क्यू होगा, दूसरा दोस्तों क्या होगा, प्लस क्यू होगा। ठीक है, दोनों में से किसी एक आवेश को ही लिखना होता है आपको, और इनके बीच की जो दूरी होती है, इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका व्यंजक क्या है, मैंने आपको बता दिया। P बराबर क्या होता है, Q इंटू टू एल। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, P यहाँ पे क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है दोस्तों। Q क्या है, प्रत्येक आवेश का परिमाण है। क्या है, प्रत्येक आवेश का परिमाण। यहाँ पे D क्या है, द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी। द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है वो भी समझ लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा हमसे ये कह रहा है दोस्तों कि परिणामी धारिता पर डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे व्यंजनों सहित समझाइए। ठीक है, अब कोई धारिता दोस्तों, क्या है, कोई धारिता है। अब डाइइलेक्ट्रिक मतलब आप समझते होंगे, जैसे रबर, कांच, ये सब है। ठीक है, जिसमें करंट फ्लो किया ही नहीं जा सकता, बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं किया जा सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, डाइइलेक्ट्रिक। जैसे कांच हो गया, क्या हो गया अगर दोस्तों, कांच इसका उदाहरण है। ठीक है, या फिर रबर,
इसको कुछ भी कर लीजिए, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। इसको डाइलेक्ट्रिक पदार्थ भी बोलते हैं हम लोग। इसका आंसर देखिए, यह कोई डाइलेक्ट्रिक पदार्थ है, संधारित्र की प्लेटों के बीच रखा जाए तो उसकी धारिता बढ़ जाती है दोस्तों। क्या होती है? उसकी धारिता बढ़ जाती है। देखिए इसका व्यंजक क्या होता है कि सी डैश इक्वल टू क्या होता है, के इंटू सी। सी डैश इक्वल टू क्या होता है, के डैश इंटू सी। सी डैश के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक के साथ धारिता है। क्या डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या है, धारिता। सी यहाँ पे क्या है, बिना डाइलेक्ट्रिक के धारिता दोस्तों। क्या है, बिना डाइलेक्ट्रिक के धारिता। कि यहाँ पे क्या दोस्तों, डाइलेक्ट्रिक का सापेक्ष, डाइलेक्ट्रिक का सापेक्ष प्रेरणांक क्या है, व्युत्प्रेरणांक, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या होता है, कारण भी समझ लीजिए दोस्तों। डाइलेक्ट्रिक पदार्थ आंतरिक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिससे संधारित्र की प्रभावी विद्युत क्षेत्र तीव्रता कम हो जाती है और उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है दोस्तों। तीव्रता कम होने से उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीव्रता कम होने से धारिता क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आता ही आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एलसी सर्किट का, ठीक है। एलसी परिपथ के दोलन की आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करना है, ठीक है। व्यंजक का मतलब क्या होता है दोस्तों, समीकरण लिखना। आपको क्या लिखना है, समीकरण लिखना होता है, ठीक है। आप लोग उसको थ्योरम यानी कि डेरिवेशन समझने की गलती मत करिएगा। एलसी परिपथ एक परिपथ होता है जिसमें प्रेरकत्व मतलब एल और संधारित्र सी जुड़े होते हैं, ठीक है। एक परिपथ होगा जिसमें एल भी होगा, एल मतलब प्रेरकत्व इस तरीके से, ठीक। और इसमें क्या जुड़ा होगा, सी मतलब धारिता भी जुड़ी होती है, ठीक है। धारिता भी क्या होती है, जुड़ी होती है किसी न किसी सोर्स के साथ। और यहाँ पे जो सोर्स होता है दोस्तों क्या होता है, V इक्वल टू वी नोट, और ये होता है साइन ओमेगा टी, ठीक है। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो मुझे बताइएगा, मैं उसी समय तुरंत के तुरंत आपको वीडियो डाल दूंगा। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1/√LC। एल के यहाँ पे प्रेरकत्व है, सी के यहाँ पे धारिता है दोस्तों। क्या है, धारिता। ओमेगा का मान आपको पता होगा, ओमेगा यहाँ पे क्या होता है, 2πf। क्या होता है, 2πf। ओमेगा 2πf। एफ क्या है यहाँ पे, आवृत्ति है दोस्तों। क्या है, आवृत्ति है। देखिए यहाँ पे सबका मतलब मैंने लिख दिया है। ओमेगा क्या होता है दोस्तों, कोणीय आवृत्ति होती है। एफ क्या होता है, दोलन की आवृत्ति होती है। और एल क्या होता है हमारे पास, प्रेरकत्व होता है। और सी क्या होती है यहाँ पे, धारिता। आपको एक फार्मूला बस याद रखना है, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, वो ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 1/√LC, 1/√LC, ठीक है। अब इसका देखिए, यह परिणाम दर्शाता है कि एलसी परिपथ में ऊर्जा आवेशीय और चुंबकीय रूप में दोलन करती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा। ये सेकंड बुक से है, किस दोस्तों से है, सेकंड बुक से, ठीक है ना। इसमें क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाइए। अगर आपने अनसॉल्व को लगाया होगा तो आपको ये क्वेश्चन मिल गया होगा, ठीक है। ये इसको आना ही आना है, फिक्स है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को समझाइए और इसका आइंस्टाइन समीकरण भी लिखिए। और इसका आइंस्टाइन समीकरण भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका परिभाषा देखिए दोस्तों, जब किसी धातु की सतह पर उपयुक्त ऊर्जा वाली प्रकाश किरणें पड़ती हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगती हैं। इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई धातु है, मान लीजिए कोई धातु है, इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है ना दोस्तों, तो अब यहाँ से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेगा, उत्सर्जित। उत्सर्जित का मतलब क्या होता है, निकलना। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकलने लगेगा। और इस घटना को हम लोग क्या दोस्तों बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। अब देखिए आइंस्टाइन समीकरण क्या लिखना है, आइंस्टाइन समीकरण ये होता है एच म्यू बराबर W+12 mv², ठीक है। एच म्यू बराबर क्या होता है, W+12 mv²। सबका मतलब बता देता हूँ। एच आपको पता होगा प्लांक नियतांक होता है दोस्तों। और म्यू सॉरी V² क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति है, प्रकाश की आवृत्ति है। डब्लू क्या है, कार्यफलन है। डब्लू क्या है, कार्यफलन। पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कार्यफलन क्या होता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता, न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कार्यफलन। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, कार्यफलन। अब देखिए एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। एम क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए तो जरा, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो एग्जाम में दिया होता है, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। म्यू यहाँ पे क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग है दोस्तों। क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग। अब देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन, इसको पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। कोशिश करिए कि आपका नंबर जो है वो 70 में 70 आना चाहिए दोस्तों। एक भी नंबर कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा अगर देख के चले जाते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा।
देखिए, यह समीकरण फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या करता है। यह समीकरण किसकी व्याख्या करता है? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का भी व्याख्या करता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव मैंने जस्ट अभी आपके ऊपर बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक क्या होता है कि जब कभी किसी धातु से प्रकाश की किरण टकराती हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। और यह दर्शाता है कि प्रभाव ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको इतना तक समझ में आ गया होगा। जय हिंद।